नाइट लाइब्रेरी में आपका खुशामदीद है। एक ऐसी जगह जहां सितारे किताबों की रोशनी बन जाते हैं और हर कहानी एक राज खोलती है जो नींद को और गहरा बनाता है। यहाँ रात की खामोशी सिर्फ सुकून नहीं बल्कि एक सफ़र है। एक सफ़र जो आपको ले जाता है कायनात के सबसे गहरे सवालों तक। और आज रात हम पूछते हैं कि स्पेस असल में कहाँ ख़त्म होता है। चलिए इस कहानी का पहला सफ़ा खोलते हैं। चैप्टर 1, स्पेस कहाँ ख़त्म होता है। सोचो, आप अपनी खिड़की के पास बैठे हो। बाहर रात का आसमान है, सितारे चमक रहे हैं, कहीं एक चांद अपनी नरमी से रोशनी फैला रहा है और आपके अंदर एक ख्याल उभरता है कि अगर मैं सितारों से भी आगे चला जाऊं तो क्या होगा। क्या वहां भी सितारे होंगे या कोई दीवार होगी? क्या स्पेस का कोई किनारा है या स्पेस वाकई लामहदूद है? ये सवाल इंसानियत के जहन को हमेशा से परेशान करता आया है और आज हम इसी सफ़र पर हैं, सुकून के साथ, आहिस्ता आहिस्ता स्पेस के राजों की तरफ। पुराने तस्वूर, स्पेस एक स्टेज। सदियों तक लोगों का तस्वूर ये था कि स्पेस सिर्फ एक खाली मंजर है, एक खाली कैनवस जहां सैयारे और सितारे अपना खेल खेलते हैं। सोचो, एक थिएटर स्टेज, नीचे लकड़ी का फर्श है, ऊपर एक पर्दा है, एक्टर्स आते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्टेज खुद वहीं का वहीं रहता है। यही लोग स्पेस के बारे में सोचते थे। स्पेस एक बेहरकत, मुस्तहकिम और सीधा फर्श है और हर चीज उसके अंदर चल रही है। न्यूटन, वो अजीम साइंटिस्ट जिसका नाम आप सबने सुना होगा, इस तस्वुर को मजबूत किया। उसके लिए स्पेस एक एब्सोल्यूट चीज थी, एक ऐसा मैदान जो हमेशा एक जैसा रहता है, वक्त भी बराबर गुजरता है सबके लिए, और ग्रेविटी एक खींचने वाली कुव्वत है जो हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है। सोचो, आप एक बिलियर्ड की टेबल पर बॉल घुमाते हो, सीधी लाइन में चलती है जब तक कोई चीज उसे रोके या उसका रुख बदले। न्यूटन के नजदीक यही स्पेस का असल राज था, एक स्ट्रेट और मुस्तहकिम बैकग्राउंड जिसमें हर चीज चल रही है। लेकिन फिर आया एक शख्स, उसके बाल हमेशा बिखरे रहते, आंखों में अजीब सी चमक थी और चॉकबोर्ड पर लिखते हुए वो घंटों घंटों डूबा रहता। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा, न्यूटन की तस्वीर खूबसूरत है लेकिन मुकम्मल नहीं। स्पेस एक मुर्दा कैनवस नहीं है, ये एक जिंदा कपड़ा है। सोचो, एक ट्रेम्पोलिन, उसके बीच में एक भारी बॉल रखो, कपड़ा नीचे झुक जाता है और अब अगर एक छोटी गोली उस पर घुमाओ तो वो सीधी नहीं जाएगी बल्कि उस कर्व के गिर्द घूमती रहेगी। आइंस्टाइन कहते हैं, इसी तरह जब मास और एनर्जी किसी जगह पर होते हैं तो वो स्पेस को झुका देते हैं और वक्त भी साथ झुक जाता है। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्पेस टाइम। ग्रेविटी असल में वो खींचने वाली कुव्वत नहीं जो न्यूटन कहते थे। ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम का कर्वेचर है। हम गिरते इसलिए नहीं कि जमीन हमें खींचती है, हम गिरते इसलिए हैं क्योंकि स्पेस टाइम जमीन के आसपास झुक गया है। यानी स्पेस एक स्टेज नहीं, स्पेस खुद भी ड्रामा का एक हिस्सा है। स्पेस भी रिएक्ट करता है, स्पेस भी जीता है। मगर ये बात यहीं खत्म नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, स्पेस झुकता है, लेकिन अगर कहीं कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली जगह हो, तो क्या वहां सिर्फ सुकून ही है? नहीं, साइंस कहती है कि स्पेस कभी भी बिल्कुल खाली नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स, एक साइंस का अजब दौर, बताता है कि हर खाली जगह भी असल में भरी होती है। उसमें छोटी छोटी फील्ड्स होती हैं। सोचो, एक समंदर, दूर से आपको उसकी सतह बिल्कुल फ्लैट और सुकून भरी लगती है, मगर करीब से जाओ तो आपको लहरें नजर आती हैं, छोटी मछलियां खिलती नजर आती हैं। स्पेस भी ऐसा ही है, दूर से खाली लगता है लेकिन करीब से देखो तो उसमें छोटी छोटी चमक होती है, पार्टिकल्स जो पैदा होते हैं और फौरन गायब हो जाते हैं, जैसे जुगनू अंधेरे में।
फिजिसिस्ट इसे कहते हैं वैक्यूम एनर्जी। ये वो गूंज है जो हमेशा होती है, स्पेस की असली रूह। फैलता हुआ कायनात, गैलेक्सीज की दूरियां। आइंस्टाइन की इक्वेशंस ने एक और राज दिखाया, स्पेस खुद बढ़ रहा है। सोचो, एक ब्रेड जिसमें किशमिश लगी हो, अवन में जाते ही ब्रेड फूलती है और किशमिश एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। इसी तरह से गैलेक्सीज हमसे दूर होती जा रही हैं, लेकिन वो अपनी स्पीड से दूर नहीं हो रही। स्पेस खुद उनके दरमियान बढ़ रहा है। और जब स्पेस बढ़ता है तो सवाल और गहरा हो जाता है कि अगर स्पेस बढ़ रहा है तो वो कहां तक बढ़ता रहेगा? इसका कोई एंड है या ये हमेशा फैलता रहेगा? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, हमारा बबल। साइंस कहती है कि हम सिर्फ एक लिमिटेड हिस्सा देख सकते हैं। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये एक बबल जैसा है, 93 बिलियन लाइट ईयर्स का। इस बबल के अंदर जितनी रोशनी बिग बैंग से लेकर अब तक हम तक पहुंच पाई है, बस वही हम देख सकते हैं। बबल के बाहर भी गैलेक्सीज हैं, लेकिन उनकी रोशनी अभी तक हम तक नहीं पहुंची और हो सकता है कभी पहुंचे ही ना। कॉस्मिक होराइजन, वक्त की हदें। ये बबल कोई दीवार नहीं, ये सिर्फ वक्त की एक हद है। बिग बैंग के वक्त से अब तक जितनी रोशनी चली वो हम तक आ गई, लेकिन जो गैलेक्सीज और भी दूर हैं उनकी रोशनी हम तक नहीं आ पाई। और कुछ गैलेक्सीज तो ऐसी हैं जो इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनकी रोशनी कभी हम तक नहीं पहुंचती। यानी हम हमेशा एक हद के अंदर ही कैद रहेंगे। और फिर भी इस हद के अंदर ही 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में ट्रिलियन सितारे, और उन सितारों में से कितनी ही दुनियाएं जो अभी हम नहीं जानते। रोशनी, माजी का पैगाम। रात का आसमान असल में एक टाइम मशीन है। हर सितारा जो आप देखते हो उसकी रोशनी आप तक पहुंचने में वक्त लेती है। अगर एक सितारा 100 लाइट ईयर्स दूर है तो उसकी रोशनी आप तक आज से 100 साल पहले निकली थी। यानी आप उस सितारे का माजी देख रहे हो। दूर के गैलेक्सीज जो बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, उनकी रोशनी बिलियन साल पहले निकली, और अब आप उस वक्त का मंजर देख रहे हैं जब जमीन भी वजूद में नहीं आई थी। हर फोटोन एक पैगाम है, एक डायरी का सफ़ा जो रोशनी में लिखा गया है। रेड शिफ्ट, सुर्ख सफ़र। जैसे एम्बुलेंस की आवाज़ दूर जाते वक्त नीचे गिर जाती है, वैसे ही गैलेक्सीज की रोशनी स्पेस के फैलने की वजह से लंबी हो जाती है, ये सुर्ख हो जाती है। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। और ये रेड शिफ्ट हमें बताता है कि कायनात कितनी तेजी से फैल रही है। और ये हमें एक और राज की तरफ इशारा करता है, डार्क एनर्जी। एक ऐसी कुव्वत जो हर चीज को और तेज फैला रही है। एक राज जो अभी तक साइंस भी पूरा समझ नहीं पाई है। तो स्पेस सिर्फ एक खाली जगह नहीं, ये एक जिंदा कहानी है जो मुड़ती है, फैलती है और गुनगुनाती है। और हम उस कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हैं। चैप्टर 2, न्यूटन का स्टेज, सीधी कायनात का तसव्वुर। दोबारा खुशामदीद नाइट लाइब्रेरी में। रात फिर से अपनी गहराइयों में उतर रही है और हम अपना इल्म का सफ़र जारी रखते हैं। आज रात हम एक पुराने नज़रिए का सफ़र करेंगे, एक ऐसा नज़रिया जिसने सदियों तक इंसानियत को स्पेस समझने में मदद दी। और वो नज़रिया है न्यूटन का स्टेज। स्टेज का तसव्वुर। सोचो, आप एक थिएटर हॉल में बैठे हो, आपके सामने एक स्टेज है। स्टेज की सतह सीधी है, मुस्तहकिम है। एक्टर्स आते हैं, अपने डायलॉग्स बोलते हैं, ड्रामा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन स्टेज खुद वहीं का वहीं रहता है। ना वो बदलता है, ना वो हिलता है, बस एक खाली जगह जहां ड्रामा होता है। पुराने दौरों में लोग स्पेस को इसी तरह समझते थे। स्पेस उनके लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड था, एक खाली कैनवस जहां सितारे, सैयारे और हम सब अपना खेल खेलते हैं। ये ख्याल समझने में आसान था और एक तरह से सुकून भरा भी।
क्योंकि अगर स्पेस सिर्फ एक बैकग्राउंड है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। वो सिर्फ वहाँ पर है, हमेशा रहेगा और हमेशा वैसा ही रहेगा। फिर आए सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने 1600s में एक नया साइंस का दौर शुरू किया। उन्होंने चीज़ों की हरकत, उनकी स्पीड, उनकी ट्रैजेक्टरी सबको समझाया। न्यूटन के लिए स्पेस एक एब्सोल्यूट चीज़ थी, एक ऐसा स्टेज जो ना कभी हिलता है ना कभी बदलता है। और वक्त, न्यूटन के लिए वक्त भी एक नदी की तरह था जो बराबर बह रही है, सबके लिए एक ही रफ्तार। आप चाहे जमीन पर हों चाहे चांद पर, वक्त बराबर गुजरता है। और स्पेस, स्पेस एक 3 डायमेंशनल ग्रिड है जिसमें सब कुछ फिट होता है, सीधा, मुस्तहकम और अनचेंजिंग। न्यूटन के सबसे बड़े कारनामे में से एक था ग्रेविटी को समझना। उन्होंने कहा कि हर चीज एक दूसरी चीज को खींचती है। जमीन हमारे नीचे खींचती है, चांद समुद्रों के पानी को खींचता है जिसे हम ज्वार भाटा या टाइड्स कहते हैं, और सूरज पूरे सोलर सिस्टम को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए सैयारे उसके गिर्द घूमते हैं। न्यूटन के लिए यह खींचने की कुव्वत एक यूनिवर्सल रूल था। छोटी सी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। सोचो, आप एक सेब को ट्री से गिरते देखते हो। न्यूटन ने सोचा, अगर जमीन सेब को खींचती है तो क्या यह कुव्वत चांद और सितारों पर भी असर करती है? और जवाब था हां। इसी ने न्यूटन को एक यूनिवर्सल लॉ दिया, ग्रेविटी हर जगह है। न्यूटन की दुनिया सीधी और मुस्तहकम। न्यूटन के नजरिए ने इंसानियत को एक नया नज़म दिया। पहली दफा लगता था कि दुनिया प्रिडिक्टेबल है, हर हरकत का एक सबब है, हर फोर्स का एक जवाब है, और हर चीज एक सीधे असूल के मुताबिक चलती है। यह नजरिया इतना मजबूत था कि सदियों तक साइंस इसी पर चलती रही। लोगों को लगता था कि यूनिवर्स एक घड़ी की तरह है, एक बड़ी मैकेनिकल क्लॉक जो एक दफा चल गई है तो फिर बराबर चलती रहेगी। स्पेस उस क्लॉक का फ्रेम है और वक्त उसका पेंडुलम है जो बराबर चल रहा है, और हम सब उस क्लॉक के अंदर चलते हुए गियर्स हैं। क्या यह तस्वीर मुकम्मल थी? लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तस्वीर मुकम्मल थी? न्यूटन ने जो कहा वो अपने दौर के लिए अजीम था, लेकिन कुछ अजीब फिनोमेना ऐसे थे जो न्यूटन के नजरिए से समझ नहीं आए। जैसे रोशनी की स्पीड। न्यूटन के हिसाब से अगर आप एक फास्ट गाड़ी में बैठे हो और टॉर्च जलाओ तो उसकी रोशनी और तेज चलनी चाहिए, मगर असल में रोशनी की स्पीड हमेशा एक ही रहती है। और फिर मरकरी प्लैनेट की ऑर्बिट, उसका रास्ता न्यूटन के इक्वेशन से थोड़ा अलग था। यह एक पहेली थी जिसका जवाब न्यूटन के पास नहीं था, और यह पहेलियों ने दिखाया कि स्पेस सिर्फ एक सीधा और मुस्तहकम स्टेज नहीं है, इसके अंदर कुछ और राज छुपे हैं, और वो राज समझाने के लिए आना था आइंस्टाइन को। लेकिन फिर भी न्यूटन का नजरिया साइंस के लिए एक बुनियाद था। उसने इंसानियत को एक नया कॉन्फिडेंस दिया। पहली दफा लगता था कि हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं, कि हर चीज एक असूल के मुताबिक चलती है। और रात के आसमान के नीचे जब लोग सितारों को देखते थे तो उन्हें लगता था कि वो सब इस सीधी और मुस्तहकम स्पेस में अपना सफर कर रहे हैं, जैसे एक थिएटर के स्टेज पर एक्टर्स। और अब हम अपनी कहानी को आगे ले जाते हैं, स्टेज से कपड़े की तरफ, न्यूटन से आइंस्टाइन की तरफ, और एक सीधे यूनिवर्स से एक लचकदार यूनिवर्स की तरफ। चैप्टर 3, आइंस्टाइन का जादू, स्पेस टाइम की नई तस्वीर। रात का सफर गहरा होता जा रहा है और हम इल्म के नई समुंदर में उतर रहे हैं। पिछले दौर में हमने देखा कि न्यूटन ने स्पेस को एक सीधा और मुस्तहकम स्टेज समझा, एक बैकग्राउंड जहां सैयारे और सितारे अपना खेल खेलते थे। मगर आज रात हम एक नए शख्स से मिलने जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान से जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। उसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का तस्वुर, एक अजीब सी शख्सियत। सोचो, एक शख्स जिसके बाल हमेशा बिखरे रहते, आंखों में अजीब सी चमक, हाथ में चौक और उसके सामने एक पुराना चौक बोर्ड जो इक्वेशन से भरा हुआ है। दिन रात वो एक ही चीज सोचता रहता कि यूनिवर्स असल में है क्या। आइंस्टाइन सिंपल चीजों में गहराई तलाश करता था। उसने सोचा, रोशनी की स्पीड हमेशा एक जैसी क्यों रहती है? क्या वक्त सबके लिए बराबर है? और क्या स्पेस असल में सीधा है? आइंस्टाइन का जवाब था नहीं,
स्पेस एक सीधा कैनवस नहीं बल्कि एक लचकदार कपड़ा है और वक्त भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट। आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस और वक्त अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों एक ही चीज के हिस्से हैं। इन्हें मिला के कहते हैं स्पेस टाइम। सोचो एक कपड़ा, एक बड़ा सा कैनवस जो हर तरफ फैला हुआ है। इस कैनवस पर हर चीज, प्लैनेट्स, सितारे, हम और आप रखे गए हैं और ये कपड़ा रिएक्ट करता है। जहां मास ज्यादा होता है कपड़ा झुक जाता है और फिर जो भी उसके पास से गुजरता है उस झुकाव के मुताबिक चलने लगता है। यही असल में ग्रेविटी है। न कोई इनविजिबल कुवत जो खींचती है बल्कि एक लचक जो शेप बदलती है। ट्रैम्पोलिन का मिसाल। सोचो एक ट्रैम्पोलिन, उसके बीच में एक भारी बॉल रखो, कपड़ा नीचे झुक जाता है। अब अगर आप एक छोटी गोली उस ट्रैम्पोलिन पर घुमाओ तो वो सीधी लाइन में नहीं जाएगी, वो उस झुकाव के गिर्द घूमती रहेगी। यही काम ग्रेविटी करती है। जमीन इसीलिए हमें खींचती नहीं बल्कि इसीलिए कि जमीन ने स्पेस टाइम को झुका दिया है और हम उस कर्व पर फिसल रहे हैं। टाइम का झुकना। आइंस्टाइन का सबसे अजीब ख्याल था वक्त भी झुकता है। सोचो अगर आप एक प्लेनेट के पास हो जहां मास ज्यादा है तो आपके लिए वक्त धीरे चलने लगता है, और अगर आप स्पेस के दूर और खाली हिस्सों में हो तो वक्त तेज चलने लगता है। यानी वक्त सबके लिए बराबर नहीं, हर किसी का वक्त अपना है और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। सोचो एक भाई जमीन पर रहता है और दूसरा एक स्पेसशिप में स्पीड से दूर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके लिए कम साल गुजरे होते हैं मगर जमीन पर ज्यादा। ये लगता है जैसे साइंस फिक्शन हो, मगर ये साइंस का असल राज है। आइंस्टाइन और रोशनी का राज। आइंस्टाइन ने कहा रोशनी की स्पीड हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे आप खड़े हों या चल रहे हों, रोशनी की स्पीड चेंज नहीं होती। और इसी वजह से वक्त और स्पेस को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि रोशनी अपनी स्पीड हमेशा एक रखे। यानी अगर स्पेस स्ट्रेच होता है तो वक्त धीरे हो जाता है, और अगर वक्त तेज हो जाता है तो स्पेस कंप्रेस हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यह है आइंस्टाइन का मैजिक, स्पेस टाइम। अब सोचो यूनिवर्स एक कपड़ा है जो हमेशा हिल रहा है, झुक रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। मास और एनर्जी इस कपड़े को शेप देते हैं। सितारे और प्लैनेट्स इस कपड़े में गिरा बनाते हैं और गैलेक्सीज इस कपड़े पर अपनी नरम नरम चाल चलते हैं। यानी यूनिवर्स एक स्टेज नहीं है जहां ड्रामा होता है, यूनिवर्स खुद ड्रामा का हिस्सा है और हम सब उस कपड़े के थ्रेड हैं। आइंस्टाइन का असर। आइंस्टाइन की थ्योरी ने दुनिया को हिला दिया। लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक मैथमेटिकल गेम है, मगर फिर एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि आइंस्टाइन सही था। ग्रेविटी के आसपास वक्त धीरे होता है। जीपीएस सैटेलाइट्स जो जमीन के गिर्द घूमती हैं, उनका वक्त एडजस्ट किया जाता है क्योंकि उनका वक्त जमीन से अलग चलता है। और जब सूरज के पास से रोशनी गुजरी तो वो थोड़ी सी झुकी, बिल्कुल जैसे आइंस्टाइन ने कहा था। आइंस्टाइन का नजरिया सिर्फ थ्योरी नहीं, ये असल में यूनिवर्स का राज था। तो न्यूटन ने कहा था कि स्पेस एक स्टेज है, मगर आइंस्टाइन ने कहा स्पेस एक जिंदा कपड़ा है। वक्त और स्पेस दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और ग्रेविटी उस कपड़े का झुकाव है। सोचो हम जो भी करते हैं, जो भी देखते हैं, सब उस कपड़े में लिखा जा रहा है। और जब आप रात को आसमान देखते हो तो आप असल में कपड़ा देख रहे हो जो बिलियन साल से मुड़ रहा है, फैल रहा है और हमारी कहानी लिख रहा है। चैप्टर 4, क्वांटम फील्ड्स, खाली स्पेस का रक्स। हमने देखा कि न्यूटन ने स्पेस को एक सीधा स्टेज बनाया, आइंस्टाइन ने उस स्टेज को एक जिम्बा कपड़े में बदल दिया, और अब हम एक और अजीब और पुरअसरार मंजर में कदम रखने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां खाली जगह असल में कभी खाली नहीं होती। एक ऐसी दुनिया जहां स्पेस खुद एक रक्स करता है। यह है क्वांटम फील्ड्स का रक्स। खाली स्पेस का तसव्वुर। सोचो आप रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे बैठे हो। आपके आसपास सुकून है। आप सोचते हो कि अगर मैं इस जगह से सब कुछ हटा दूं, सितारे, प्लैनेट्स, हवा, धूल, सब, तो क्या बचेगा? जवाब लगता है कुछ नहीं, एक खाली जगह। मगर साइंस कहती है असल में ऐसा नहीं है। स्पेस कभी भी बिल्कुल खाली नहीं होता। उस खाली लगने वाले स्पेस में भी एक छिपी हुई जिंदगी है, और उस जिंदगी का नाम है क्वांटम फील्ड्स। क्वांटम फील्ड्स क्या हैं? फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि यूनिवर्स के असल बिल्डिंग ब्लॉक्स फील्ड्स हैं।
एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है जहां से हर इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। एक फोटॉन फील्ड है जहां से हर रोशनी का जर्रा जन्म लेता है। और इसी तरह हर पार्टिकल की अपनी एक फील्ड होती है। ये फील्ड्स खुद स्पेस का हिस्सा हैं। स्पेस के अंदर नहीं, बल्कि स्पेस ही इन फील्ड्स का बुनियादी रंग है। और जब कोई पार्टिकल नजर नहीं आता, तब भी फील्ड्स कभी खामोश नहीं होती। वो हमेशा गुनगुनाती रहती हैं। छोटी छोटी एनर्जी के उतार चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं। जैसे समुंदर की सतह दूर से बिल्कुल स्मूथ लगती है, मगर करीब से देखो तो हर वक्त लहरें चल रही होती हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स, जुगनुओं का डांस। सोचो एक अंधेरा कमरा, अचानक एक जुगनू चमकता है, फिर फौरन गायब हो जाता है, फिर एक और चमकता है, फिर एक और। यही हाल स्पेस का है। वैक्यूम में छोटी छोटी पार्टिकल्स लगातार पैदा होती हैं और फौरन गायब हो जाती हैं। इन्हें फिजिसिस्ट्स कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। उन्हें डायरेक्टली देखना मुश्किल है, मगर उनके असर हम नाप सकते हैं। जैसे वो एटॉमिक न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के रवैये को बदलते हैं और वो डार्क एनर्जी के राज में भी हिस्सा डालते हैं। सोचो, जिस जगह को हम खाली समझते हैं, वहां असल में एक महफिल लगी हुई है। जुगनुओं का रक्स, एक बेचैनी जो हमेशा जिंदा है। वैक्यूम एनर्जी, स्पेस का दिल। इस हलचल को एक नाम दिया गया है, वैक्यूम एनर्जी। सोचो एक तालाब, दूर से देखो तो पानी बिल्कुल शांत है, मगर करीब से देखो तो छोटी छोटी लहरें, हल्की हल्की हरकत हमेशा होती है। कभी कभी एक मछली सतह पर आती है, फिर गायब हो जाती है। वैक्यूम भी वैसा ही है। बिल्कुल खाली लगता है, मगर असल में हमेशा हलचल है, और ये हलचल स्पेस का दिल है। इस हलचल की वजह से ही डार्क एनर्जी यूनिवर्स को और तेज फैला रही है। यानी खामोश लगती जगह भी असल में एक कुव्वत से भरी हुई है। क्वांटम फोम, सबसे छोटी स्केल। अब सोचो, हम स्पेस को और छोटा करते हैं, इतना छोटा कि एटम्स भी तोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क से भी छोटा। यहां तक कि हम पहुंचते हैं एक स्केल तक जिसे कहते हैं प्लैंक लेंथ। यहां स्पेस एक फोम की तरह हो जाता है, क्वांटम फोम। हर लम्हा, हर जगह स्पेस की स्ट्रक्चर हिलती रहती है। कहीं एक बबल पैदा होता है, कहीं एक बबल टूट जाता है। स्पेस का असल रंग यहां एक डांस बन जाता है, एक रक्स जो कभी रुकता नहीं। खाली स्पेस, मगर सबसे ज्यादा जिंदा। यानी जो जगह हमें सबसे खाली लगती है, असल में वो सबसे ज्यादा जिंदा है। उसमें पार्टिकल्स चमक रहे हैं, फील्ड्स गुनगुना रही हैं, और एनर्जी बेचैनी से उथल पुथल कर रही है। स्पेस असल में मैटर की नॉन मौजूदगी में ही है। स्पेस खुद एक एंटिटी है। उसके अपने प्रॉपर्टीज हैं, अपने लहजे हैं, अपनी आवाज है। और जब हम उस खामोश स्पेस में देखते हैं, तो असल में हम एक रक्स देख रहे होते हैं, क्वांटम फील्ड्स का रक्स। पहले लोग सोचते थे कि स्पेस खाली है। फिर आइंस्टाइन ने दिखाया कि स्पेस एक कपड़ा है जो झुकता और मुड़ता है। और क्वांटम मैकेनिक्स ने दिखाया कि स्पेस हमेशा गुनगुनाता है। तो जब आप अगली दफा रात को आसमान की तरफ देखो और आपको अंधेरा नजर आए, तो याद रखना, वो अंधेरा असल में एक डांस है, एक बेचैनी जो कभी रुकती नहीं। चैप्टर 5, फैलता हुआ कायनात, गैलेक्सीज की दूरियां। द नाइट लाइब्रेरी में दोबारा खैर मकदम है। रात की गहराइयों में हम एक और सफर शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि न्यूटन ने स्पेस को एक सीधा स्टेज बनाया, आइंस्टाइन ने उस स्टेज को लचकदार कपड़े में बदल दिया, और क्वांटम मैकेनिक्स ने दिखाया कि वो कपड़ा कभी भी खामोश नहीं है। मगर आज रात हम और भी अजीब राज खोलने वाले हैं, एक राज जो असल में हमें हैरान कर देता है, और वो है स्पेस का फैलना। ब्रेड और किशमिश का तसव्वुर। सोचो, आप एक ब्रेड बना रहे हो। आप उस ब्रेड के अंदर छोटी छोटी किशमिश डालते हो। अब ब्रेड को अवन में रखो। जब ब्रेड फूलने लगता है, तो किशमिश एक दूसरे से दूर होती जाती हैं।
किशमिश खुद अपना रुख बदल के भाग नहीं रही, बल्कि ब्रेड खुद बढ़ रहा है। और इस एक्सपेंशन की वजह से किशमिश एक दूसरे से अलग हो रही हैं। यही हाल कायनात का है। गैलेक्सीज अपनी मर्जी से एक दूसरे से दूर नहीं जा रही, स्पेस खुद बढ़ रहा है और स्पेस के फैलने की वजह से गैलेक्सीज हमसे दूर होती जा रही हैं। हबल का तज्जिया। 1920s में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडविन हबल। उसने एक टेलीस्कोप से आसमान देखा और उसने एक अजीब बात नोट की। दूर के गैलेक्सीज की रोशनी सुर्ख हो रही थी। जैसे एम्बुलेंस दूर जाती है तो उसकी आवाज नीचे हो जाती है, वैसे ही उन गैलेक्सीज की रोशनी लंबी हो गई। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। और इसका मतलब था कि वो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। हबल ने जब ये कैलकुलेशन की तो उसने देखा कि जितनी गैलेक्सी दूर है उतनी ही तेजी से दूर जा रही है, यानी यूनिवर्स खुद एक्सपैंड हो रहा है। रोशनी का सफर और दूर होती मंजिल। सोचो, एक फोटॉन, रोशनी का जर्रा, एक गैलेक्सी से निकलता है। वो अपना सफर शुरू करता है हम तक आने के लिए, मगर जब तक वो सफर करता है स्पेस खुद फैलता रहता है, यानी मंजिल उसकी आंखों के सामने और दूर होती जा रही है। वो फोटॉन बढ़ता जा रहा है मगर रास्ते खुद बढ़ रहे हैं। ये तसव्वुर हैरान कर देता है। हम सोचते हैं कि दूर चीज सिर्फ अपनी रफ्तार की वजह से दूर हो रही है, लेकिन असल में स्पेस खुद ही फैल रहा है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और एक्सपेंशन। यूनिवर्स की उम्र लगभग 13.8 बिलियन साल है। तो आप सोचोगे कि सबसे दूर जो हम देख सकते हैं वो 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर होगा, मगर असल में वो 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, क्योंकि स्पेस बीच में बढ़ता गया। जब रोशनी चलती रही तब तक मंजिल और दूर होती रही। इस तरह हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड है, और ये सिर्फ वो हिस्सा है जो हम देख पाते हैं। इसके बाहर भी और गैलेक्सीज हैं जो हम कभी नहीं देख पाएंगे और हमेशा हमसे दूर होती जाएंगी। गैलेक्सीज का दूर जाना। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जितनी दूर गैलेक्सी है उतनी ही तेज वो दूर हो रही है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि कुछ गैलेक्सीज इतनी तेज दूर हो जाएंगी कि उनकी रोशनी हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, यानी यूनिवर्स हमेशा हमारी नजर से फिसलता रहेगा। एक बहुत दूर मुस्तकबिल में रात का आसमान खाली लगने लगेगा। गैलेक्सीज इतनी दूर हो जाएंगी कि हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे, और इंसानियत को लगेगा कि सिर्फ हमारा गैलेक्सी है बस। कॉस्मिक एक्सपेंशन का सुकून भरा मंजर। मगर इस एक्सपेंशन का अपना एक सुकून भी है। सोचो, हर लम्हा स्पेस बढ़ रहा है, गैलेक्सीज दूर होती जा रही हैं, और फिर भी हमारी अपनी दुनिया, हमारा सिस्टम, हमारा सूरज अपनी जगह बरकरार है। ये एक्सपेंशन हमें एक याद दिलाता है, यूनिवर्स कभी स्टैटिक नहीं, सब कुछ हमेशा बदल रहा है, और हम सब उस बदलाव का हिस्सा हैं। डार्क एनर्जी, तेज होती रफ्तार। 1990s में साइंटिस्ट ने एक और अजीब राज खोला। उन्होंने देखा कि यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड नहीं कर रहा, मगर एक्सपेंशन तेज होता जा रहा है, यानी स्पेस हमेशा बढ़ रहा है और अब और तेज बढ़ रहा है। इस कुव्वत को उन्होंने नाम दिया डार्क एनर्जी। एक ऐसी कुव्वत जो हम देख नहीं सकते, लेकिन जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। और आज भी डार्क एनर्जी एक राज है, एक गूंज जो स्पेस के अंदर छिपी हुई है। रिफ्लेक्शन और सुकून भरी सोच। तो आज रात हमने देखा कि स्पेस सिर्फ झुकता नहीं, वो खुद बढ़ता भी है। गैलेक्सीज अपने आप दूर नहीं जा रही, उनके दरमियान स्पेस बढ़ रहा है, और रोशनी जो हमेशा एक सफर करती है, उस सफर के दौरान मंजिल को और दूर होता देख रही है। और फिर भी इस एक्सपेंशन में एक सुकून है, क्योंकि इसका मतलब है कि यूनिवर्स हमेशा नई कहानियां बुनता रहेगा, और हम उस कहानी के सिर्फ छोटे हिस्सों में से एक हैं। चैप्टर 6 ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, हमारा कॉस्मिक बबल है। आज रात हम अपनी नज़र को और तेज करते हैं। हमने देखा कि यूनिवर्स फैल रहा है, गैलेक्सीज दूर जा रही हैं,
मगर अब सवाल ये है, हम असल में कितना देख सकते हैं? क्या कोई हद है जहां तक हमारी नजर जा सकती है? और अगर है, तो उस हद के परे क्या छुपा हुआ है? आज रात हम इस बबल की कहानी सुनेंगे, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की। रोशनी की महदूदें। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारी देखने की ताकत रोशनी पर मबनी है। जो कुछ हम आसमान में देखते हैं, सितारे, गैलेक्सीज, नेब्यूले, वो सब हमें सिर्फ इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनकी रोशनी हम तक पहुंचती है। मगर रोशनी को आने में वक्त लगता है। एक छोटी सी टॉर्च ऑन करो और सोचो उसकी रोशनी चांद तक जा रही है। चांद की दूरी लगभग 1 सेकंड की रोशनी है। यानी अगर आप चांद की तरफ देखो तो असल में आप 1 सेकंड पहले का मंजर देख रहे हो। इसी तरह जब आप सूरज को देखते हो तो आप असल में 8 मिनट पहले का सूरज देखते हो, क्योंकि रोशनी को सूरज से ज़मीन तक आने में 8 मिनट लगते हैं। ये मतलब हुआ कि आसमान असल में एक डायरी है, एक टाइम कैप्सूल। जितनी दूर चीज़ है उतना पुराना मंजर हम देखते हैं। दूर के सितारे शायद अब मर चुके हों, मगर उनकी रोशनी अभी भी सफ़र कर रही है। और जब वो हम तक पहुंचती है तो हमें लगता है कि वो अभी भी चमक रहे हैं। यानी आसमान में हम माजी देख रहे होते हैं। हर सितारा, हर गैलेक्सी असल में एक कहानी है जो लम्हों पहले लिखी गई थी, और हम उन कहानियों के गवाह हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का बबल। अब सोचो, यूनिवर्स की उम्र 13.8 बिलियन साल है। इसका मतलब है कि सबसे दूर चीज जो हम देख सकते हैं वो 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर होनी चाहिए। लेकिन असल में वो और भी दूर है, क्योंकि जब रोशनी सफर कर रही थी तब स्पेस खुद फैल रहा था। इस वजह से वो चीज जो पहले 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थी, अब लगभग 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यानी हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक बबल है जो लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड है, और हम इसके बिल्कुल दरमियान में हैं। बबल के बाहर क्या है? अब सवाल यह है कि इस बबल के परे क्या है? क्या यूनिवर्स बस यहीं तक है? साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं, मगर इसके बाहर भी गैलेक्सीज हैं। उनकी रोशनी अभी तक हम तक नहीं पहुंची, और शायद कभी ना पहुंचे। ये ऐसे है जैसे आप समंदर के किनारे खड़े होकर देख रहे हो। आपको सिर्फ वही पानी दिख रहा है जो नज़र तक है, मगर आप जानते हो कि उसके परे भी समंदर है, बस आपकी नज़र तक नहीं पहुंचता। कॉस्मिक होराइजन, वक्त की हद। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स असल में एक वक्त की हद है। जो रोशनी बिग बैंग के बाद से सफ़र कर रही थी वो अब तक हम तक पहुंच पाई है, मगर जो रोशनी अभी भी रास्ते में है उसका मंजर हम अभी नहीं देख सकते। और कुछ गैलेक्सीज इतनी तेज दूर जा रही हैं कि उनकी रोशनी कभी भी हम तक नहीं आएगी, और वो हमेशा के लिए हमारी नज़र से छुप जाएंगी। इसको कहते हैं कॉस्मिक होराइजन, एक ऐसी हद जो हमें सिर्फ इतना दिखाती है जितना हम देखने के काबिल हैं। एक बंद बबल। मगर एक और अजीब बात यह है कि हर ऑब्जर्वर का अपना बबल होता है। हमारा बबल 93 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड है, मगर अगर आप किसी और गैलेक्सी में जाओ वहां से एक और बबल बनेगा, और वो बबल भी उतना ही बड़ा होगा, बस उसका मरकज अलग होगा। यानी पूरा यूनिवर्स बबल्स के झुंड जैसा है। हर जगह एक ऑब्जर्वर अपना खुद का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स रखता है, और असल यूनिवर्स शायद इतना बड़ा है कि हमारी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती। अंधेरे के परे तसव्वुर। साइंटिस्ट सोचते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के परे और भी गैलेक्सीज, और भी मैटर, और शायद और भी लॉज ऑफ फिजिक्स हो सकते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यूनिवर्स इन्फिनिट है, और कुछ कहती हैं कि यूनिवर्स एक मल्टीवर्स का हिस्सा है जहां और बबल्स भी हैं, अपने अपने कानून के साथ। एक मल्टीवर्स जहां हमारा बबल सिर्फ एक बूंद है और समंदर अनंत है। रिफ्लेक्शन और सुकून भरा खात्मा। तो आज रात हमने जाना कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक बबल है, एक हद जहां तक रोशनी हम तक पहुंच पाई है। इसके परे भी सब कुछ है, मगर अभी हमारी नज़र उस तक नहीं गई, और ये बबल हमें एक अजीब एहसास देता है। हम छोटे हैं, मगर फिर भी हमारे पास एक कुदरती नज़र है जो बिलियंस लाइट ईयर्स तक देख सकती है। चैप्टर 7, कॉस्मिक होराइजन, वक्त और रोशनी की हदों के पीछे।
होराइजन का तसव्वुर। इंसान हमेशा होराइजन की तरफ देखता रहा है। समुंदर के किनारे खड़े होकर आप दूर तक देखते हो और वहां एक लाइन बनती है जहां समुंदर और आसमान मिलते लगते हैं, मगर असल में वो लाइन वजूद नहीं रखती, वो सिर्फ आपकी नज़र की हद है। वैसे ही कॉस्मिक होराइजन भी एक नज़र की हद है, लेकिन ये रोशनी और वक्त से तय होती है। जो रोशनी बिग बैंग के बाद से अभी तक सफ़र करके हम तक पहुंच पाई है, बस वही हम देख सकते हैं। इससे आगे जो भी है वो अभी भी हमारी नज़र से परे है। बिग बैंग से सफ़र। सोचो, 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ। उस वक्त रोशनी आज़ाद हुई और स्पेस फैलना शुरू हुआ। तब से फोटॉन्स, रोशनी के छोटे ज़र्रे, अपना सफ़र कर रहे हैं। जो फोटॉन्स तब रवाना हुए, कुछ हम तक अभी पहुंच चुके हैं, कुछ अभी भी रास्ते में हैं, और कुछ कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनका मंजिल इतनी दूर है कि स्पेस का फैलाव उन्हें हमसे हमेशा के लिए जुदा कर देगा। कॉस्मिक स्पीड लिमिट। एक और अजीब बात यह है कि रोशनी की एक स्पीड लिमिट है, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। चाहे आप जितना भी पावरफुल टेलीस्कोप बनाओ, आप रोशनी की स्पीड को तोड़ नहीं सकते। यानी अगर कोई गैलेक्सी हमसे रोशनी की स्पीड से तेज़ दूर जा रही हो, उसकी रोशनी कभी भी हम तक नहीं आएगी और वो हमेशा के लिए हमारी नज़र से छुप जाएगी। इस हद को ही कॉस्मिक होराइजन कहते हैं। एक समझदार मिसाल। सोचो, आप एक हवा भरे गुब्बारे के अंदर हो। आपके पास एक छोटी सी टॉर्च है। जब आप टॉर्च ऑन करते हो, रोशनी गुब्बारे के अंदर फैलती है, मगर जब गुब्बारा फूलता है, रोशनी के रास्ते लंबा हो जाता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां तक रोशनी कभी भी नहीं पहुंचती। कॉस्मिक होराइजन भी वैसे ही है, एक गुब्बारा जो लगातार फूल रहा है और हम उसके दरमियान में हैं। गैलेक्सीज जो हमेशा के लिए खो गईं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हर सेकंड हजारों गैलेक्सीज हमारे होराइजन से बाहर चली जाती हैं। उनकी रोशनी हम तक कभी नहीं आएगी, यानी हमारी कॉस्मिक डायरी के कुछ सफ़े हमेशा के लिए खाली रह गए। सोचो, एक गैलेक्सी जहां नए सितारे पैदा हो रहे हैं, नए सिस्टम्स बन रहे हैं, मगर हम कभी उन्हें नहीं देख पाएंगे। वो अपनी कहानी लिख रही है, मगर वो कहानी हमारे लिए बंद किताब की तरह है। होराइजन के पीछे क्या है? अब सबसे गहरा सवाल यह है कि होराइजन के परे क्या है। कुछ थियरीज कहती हैं कि वहां और भी गैलेक्सीज हैं, बिल्कुल वैसी जैसे हम देखते हैं। कुछ कहती हैं कि वहां नए कानून फिजिक्स हैं, शायद वहां वक्त और स्पेस की शक्ल मुख्तलिफ है। और कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि वहां और यूनिवर्सेस भी हो सकती हैं, हर एक अपनी फिजिक्स, अपने राज के साथ, एक मल्टीवर्स जहां हमारा बबल सिर्फ एक बूंद है। फिलॉसफिकल पहलू। कॉस्मिक होराइजन हमें सिर्फ साइंटिफिक सवाल नहीं देता, ये हमें फिलॉसफिकल सवाल भी देता है। क्या हमारी सोच भी एक होराइजन रखती हैं? क्या कुछ चीज़ें हमेशा के लिए हमारी समझ के बाहर रहेंगी? जैसे गैलेक्सीज हमसे दूर होती जा रही हैं, वैसे ही शायद कुछ राज हमेशा इंसान की सोच से दूर रहेंगे। और शायद इसी में कायनात की खूबसूरती है कि सब कुछ मालूम हो जाए तो हैरानी ख़त्म हो जाती है, मगर जब कुछ राज छुपे रहते हैं तभी इल्म का सफ़र जिंदा रहता है। रिफ्लेक्शन और सुकून भरा खात्मा। तो कॉस्मिक होराइजन असल में एक शीशे की दीवार नहीं, वो वक्त की एक रेखा है। जो रोशनी अभी तक सफ़र कर चुकी है वो हम तक पहुंच गई, मगर जो अभी भी रास्ते में है वो अभी हमसे छुपी हुई है। और जो गैलेक्सीज हमेशा के लिए हमसे दूर हो गईं, वो हमारी डायरी के खाली सफ़े हैं। चैप्टर 8। रोशनी, एक टाइम कैप्सूल। खामोश रात में जब आप आसमान की तरफ देखते हो तो जो चमकते सितारे नज़र आते हैं वो असल में सिर्फ रोशनी नहीं होते, वो वक्त के कासिद होते हैं। हर एक फोटॉन, रोशनी का ज़र्रा, एक सफ़र करता है, और जब वो हम तक पहुंचता है तो वो अपने साथ एक पुरानी कहानी लाता है। आज रात द नाइट लाइब्रेरी में
हम उसी राज को समझने निकले हैं। क्या रोशनी असल में एक टाइम कैप्सूल है? हर सितारा एक डायरी का सफ़ा। सोचो, जब तुम्हारी नज़र एक दूर सितारे पर पड़ती है तो तुम असल में उस सितारे का आज का मंजर नहीं देख रहे। तुम उस सितारे को उस वक्त देख रहे हो जब उसने वो रोशनी रवाना की थी। अगर वो सितारा 100 लाइट ईयर्स दूर है तो तुम उसे 100 साल पहले की सूरत में देख रहे हो। उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हारी दुनिया शायद बिल्कुल मुख्तलिफ थी, मगर उस सितारे की रोशनी तब रवाना हुई और आज तुम्हारी आंखों में जब बसी। जमीन का अपना पास्ट, ये सिर्फ सितारों तक सीमित नहीं। सोचो, चांद, उसकी रोशनी जमीन तक सिर्फ 1 सेकंड में पहुंचती है। यानी जब तुम चांद को देखते हो तुम असल में उसे 1 सेकंड पहले की सूरत में देख रहे हो। सूरज, वो हमें 8 मिनट पहले का मंजर दिखाता है। अगर सूरज अचानक बुझ भी जाए तो हमें उसके बुझने का पता 8 मिनट बाद चलेगा, क्योंकि उसकी रोशनी को हम तक आने में इतना वक्त लगता है। गैलेक्सी का पुराना एल्बम। अब सोचो गैलेक्सीज। कुछ गैलेक्सीज हमसे मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में मिलियन साल लगाती है। जब हम उन्हें देखते हैं हम असल में उन गैलेक्सीज का आज का मंजर नहीं बल्कि उनका माजी देख रहे होते हैं। जैसे तुम अपनी पुरानी फैमिली एल्बम देखते हो और उसमें अपने बचपन की तस्वीरें देखते हो। वो पल गुजर चुके होते हैं मगर तस्वीर उन्हें जिंदा रखती है। रोशनी भी एक एल्बम है जो यूनिवर्स के पुराने लम्हों को संभाल कर हम तक लाती है। हबल टेलीस्कोप का जादू। हबल टेलीस्कोप जब आसमान की गहराइयों में देखता है तो वो असल में वक्त की तहों को खोलता है। एक फेमस तस्वीर है हबल डीप फील्ड, जिसमें साइंटिस्ट ने आसमान के एक छोटे से हिस्से को जूम किया जो हमें खाली लगता था, मगर तस्वीर में हजारों गैलेक्सीज सामने आईं और उनकी रोशनी बिलियन साल पुरानी थी। सोचो, हम एक छोटे से चौखट पर खड़े होकर उन लम्हों की तस्वीर देख रहे हैं जो तब बने थे जब जमीन भी वजूद में नहीं आई थी। रोशनी एक टाइम मशीन। हर फोटॉन एक सफर करता है। वो अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता है और अपने अंदर वक्त का नक्शा संभाले होता है। जब तुम एक सितारे को देखते हो वो तुम्हें उस वक्त की कहानी सुना रहा होता है जब तुम्हारी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं था। इसीलिए रोशनी एक टाइम मशीन है। वो हमें माजी के मंजर दिखाती है जैसे हम समय की दरार में झांक रहे हों। जिंदगी और रोशनी का रिश्ता। एक और अजीब सोच ये है, तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा भी रोशनी में लिखा जा रहा है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखों की चमक सब फोटॉन्स में कब्जू हो जाती है और वो फोटॉन सफर पर निकल जाते हैं। शायद कभी किसी और गैलेक्सी में जाकर वो तुम्हारी तस्वीर बन जाएं। इस तरह हम सब अपना एक हिस्सा यूनिवर्स को दे देते हैं और रोशनी उसे अपने साथ ले जाती है, जैसे एक डायरी का नया सफ़ा। फिलॉसफिकल जज्बात। तो क्या रोशनी सिर्फ एक जर्रा है या ये वक्त का कासिद है? अगर हम यूनिवर्स को एक किताब समझ लें तो रोशनी उसके हर सफ़े पर लिखे लफ्ज़ हैं। वो लफ्ज़ जो हमेशा सफ़र करते रहते हैं और जो इंसानियत को इल्म और हैरानी देते रहते हैं। हर चमकता सितारा एक याद है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी भी एक छोटी रोशनी है जो अपने वक्त में चमक कर अपना सफ़र छोड़ जाती है। तो रात का आसमान सिर्फ चमकते सितारों का मंजर नहीं है, वो असल में वक्त का एक एल्बम है। हर सितारा, हर चमक एक टाइम कैप्सूल है जो माजी का पैगाम हम तक लाता है। और द नाइट लाइब्रेरी का ये सफ़र हमें यह दिखाता है कि जब भी तुम रात को आसमान देखते हो तुम असल में वक्त की गहराइयों में झांक रहे होते हो। अब आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी खुद की रोशनी भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनकर कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है और एक दिन किसी और आंख उस रोशनी को देखकर हैरान होगी और इसी तरह कहानी चलता रहेगा। चैप्टर 9 रेड शिफ्ट, रोशनी का सुर्ख सफर। रात के घने अंधेरों में जब हम आसमान की गहराइयों को देखते हैं तो एक अजीब राज सामने आता है। सितारे और गैलेक्सीज सिर्फ चमकते नहीं,
वो अपनी रोशनी के रंगों में कायनात का एक गहरा पैगाम लिखते हैं। और आज रात द नाइट लाइब्रेरी में हम उस पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे। ये पैगाम कहता है, रोशनी भी सफर में रंग बदलती है, और उस रंग का सुर्ख होना हमें कायनात के फैलने का राज सुनाता है। इस राज का नाम है रेड शिफ्ट। चलिए पहले एक मिसाल से शुरू करते हैं। कभी आपने देखा है कि जब एम्बुलेंस गुजर रही होती है तो उसकी सायरन की आवाज पास आते वक्त तेज और ऊंची लगती है और दूर जाते वक्त वो नीचे गिर जाती है। इसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। आवाज की लहरें जब सोर्स पास आता है तो चिपक जाती हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जब सोर्स दूर जाता है तो लहरें खिंच जाती हैं, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह रोशनी भी बिहेव करती है, मगर रोशनी के रंग बदलते हैं और ये बदलाव हमें गैलेक्सीज के सफर का पता देते हैं। रोशनी का रंग बदलना। रोशनी असल में वेव है, लहरों की तरह। छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी नीला लगती है और लंबी वेवलेंथ वाली रोशनी लाल। जब एक गैलेक्सी हमसे दूर भागती है तो उसकी रोशनी की लहरें स्ट्रेच हो जाती हैं, वेवलेंथ बढ़ जाती है और रोशनी सुर्ख हो जाती है। इसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। अगर एक गैलेक्सी हमारी तरफ आ रही हो तो उसकी लहरें कंप्रेस हो जाती हैं और रोशनी नीली नजर आती है, ब्लू शिफ्ट। मगर ज्यादा गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं और उनकी रोशनी सुर्ख हो गई है। एडविन हबल का तज्जिया। 1920 में एक साइंटिस्ट था, एडविन हबल। उसने अपने टेलीस्कोप से गैलेक्सीज का मुताला किया और उसने एक हैरत अंगेज राज समझा। हर गैलेक्सी की रोशनी रेड शिफ्ट थी, और जितनी दूर गैलेक्सी थी उतनी ज्यादा उसकी रोशनी सुर्ख थी। यह देखकर हब्बल ने कहा कि कायनात स्टैटिक नहीं है, वो फैल रही है। सोचिए, एक बलून जिसमें डॉट्स बनाए हों, जब आप बलून फुलाते हो तो डॉट्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। वैसे ही गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उनकी रोशनी के रंग हमें इस फैलने का सबूत देते हैं। रेड शिफ्ट और कायनात का एक्सपेंशन। रेड शिफ्ट सिर्फ एक रंग का बदलाव नहीं है, यह कायनात के एक्सपेंशन का गीत है। जितना ज्यादा रेड शिफ्ट उतना दूर गैलेक्सी, और उतनी ही तेजी से वो हमसे दूर जा रही है। यानी रोशनी हमारे लिए कॉस्मिक रेडार बन गई है। हर सुर्ख फोटॉन हमें कह रहा है, मैं दूर जा रहा हूं और मेरे सफर से तुम्हें कायनात का नक्शा समझ में आएगा। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। सबसे पहला रेड शिफ्ट। मगर रेड शिफ्ट सिर्फ गैलेक्सीज तक सीमित नहीं है। बिग बैंग के बाद जो पहली रोशनी निकली थी वो भी रेड शिफ्ट हुई। शुरू में वो इंटेंस ब्लू लाइट थी, मगर जैसे जैसे कायनात फैलती गई, वेवलेंथ बढ़ती गई और वो रोशनी माइक्रोवेव में शिफ्ट हो गई। आज हम उसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये सबसे पुरानी रोशनी है और इसका सुर्ख सफर हमें बिग बैंग का सबूत देता है। डार्क एनर्जी का राज। रेड शिफ्ट का एक और गहरा राज है। 1990s में साइंटिस्ट ने सुपरनोवा का मुताला किया और उन्होंने देखा गैलेक्सी सिर्फ दूर नहीं जा रही, बल्कि उनकी रफ्तार बढ़ रही है। यानी कायनात की एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रही है, और इस एक्सेलरेशन का सबब अभी तक हम समझ नहीं पाए। इसे हम कहते हैं डार्क एनर्जी। एक ऐसी कुव्वत जो स्पेस को पुश कर रही है।
रेड शिफ्ट हमें उस कुव्वत का तसव्वुर देता है, मगर उसका असल चेहरा अभी भी पर्दा में है। फिलोसॉफिकल सोच। तो जब आप एक सुर्ख गैलेक्सी देखते हो तो वो सिर्फ एक मंजर नहीं, वो एक पैगाम है। वो कह रही है कि मैं तुमसे दूर जा रही हूं और मेरी रोशनी तुम्हें कायनात के राज बता रही है। हर सुर्ख रंग, हर खिंचा हुआ फोटोन एक गीत है जो यूनिवर्स गा रहा है। एक गीत जो सिर्फ वही समझ पाता है जो रात की खामोशी में दिल से सुनता है। तो आज रात हमने सीखा कि रोशनी सिर्फ वक्त का कैप्सूल नहीं, बल्कि कायनात के एक्सपेंशन का पैगाम भी है। रेड शिफ्ट हमें यह बताता है कि हम एक फैलती हुई दुनिया में रहते हैं और हर सुर्ख फोटोन एक छोटी याद है कि हम भी इस बढ़ती हुई कहानी का हिस्सा है। द नाइट लाइब्रेरी के इस सफर का यह नतीजा है कि जब तुम अगली दफा रात को आसमान देखोगे और तुम्हें एक लाल झलक मिलेगी, तो याद रखना वो रोशनी तुम्हें कायनात के बढ़ते कदम का गीत सुना रही है। सुकून भरा खात्मा। रात की ये गहराई और कायनात का ये सफर अब अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। द नाइट लाइब्रेरी के इस लम्हे में मैं चाहता हूं कि आप अपनी सारी सोचें हल्का कर दें, सांस आहिस्ता लें और महसूस करें कि हमने इस रात स्पेस और वक्त के राजों का एक सफ़र तय किया है और अब इस सफ़र का नतीजा एक सुकून भरी कहानी है जो दिल और रूह को तसल्ली देती है। हमारी जगह कायनात में। सोचिए, जितना हमने एक्सप्लोर किया, न्यूटन का स्टेज, आइंस्टाइन का फैब्रिक, क्वांटम का रक्स और गैलेक्सीज का सुर्ख सफ़र, सब कुछ एक चीज़ पे इशारा करता है। हम इस कायनात का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हैं, मगर ये छोटी सी जगह भी बेहद कीमती है। जैसे एक कतरा दरिया के बीच चमकता हो, जैसे एक सितारा पूरी रात की अंधेरी राहों को रोशन कर दे। हम छोटे ज़रूर हैं, मगर हमारी समझने की ताकत, हमारी क्यूरियोसिटी और हमारा सपने देखना कायनात के स्केल पर भी बेपनाह है। अक्से वक्त, हर लम्हा एक दास्तान। हर लम्हा जो आप जीते हो वो सिर्फ वक्त का गुजर जाना नहीं, वो एक दास्तान है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक पर लिखी जा रही है। हर सांस एक नई लकीर है, हर याद एक नया नक्श। और जब हम सितारे देखते हैं तो वो सिर्फ रोशनी नहीं, वो पुराने वक्तों की दास्तान है जो हम तक पहुंचती है। यानी हम अपनी जिंदगी में भी एक कॉस्मिक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, एक ऐसी कहानी जो वक्त और स्पेस से भी लंबी है। रोशनी और खामोशी का साथ। रात की खामोशी में रोशनी और अंधेरा एक साथ नाचें। सितारे चमकते हैं, फिर धीरे धीरे मध्यम हो जाते हैं और हम समझते हैं कायनात भी एक गीत है जिसमें रोशनी और खामोशी दोनों की अहमियत है। जैसे जिंदगी में खुशी और गम साथ साथ चलते हैं, वैसे ही यूनिवर्स में रोशनी और अंधेरा दोनों एक दूसरे को मानी देते हैं। रेड शिफ्ट हमें एक्सपेंशन का पैगाम देता है और डार्क एनर्जी हमें राज समझाता है कि सब कुछ हमारी समझ से बाहर भी है। नींद और कायनात का सफर। दोस्त, जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हो और नींद की गहराइयों में डूबते हो, वैसे लगता है जैसे आप भी एक कॉस्मिक सफर पर निकल गए हो। सपने भी एक छोटी यूनिवर्स की तरह होते हैं। उनके भी अपने कवायद होते हैं, अपने रंग होते हैं और अपनी खामोश कहानियां होती हैं। नींद में हमारा दिमाग एक नए जहान बनाता है, एक ऐसा जहान जहां वक्त और स्पेस अपने ही रंगों में रंग जाते हैं। और जब सुबह होती है, हम उस सफ़र से वापस आते हैं, लेकिन दिल में एक नई तसल्ली के साथ।
द नाइट लाइब्रेरी का पैगाम। दोस्त, द नाइट लाइब्रेरी का असल मकसद यही है, आपको एक ऐसा मंजर देना जहां रात की खामोशी और इल्म का नूर एक साथ मिलकर सुकून बन जाए। हर एपिसोड, हर कहानी सिर्फ एक लेक्चर नहीं, बल्कि एक दुआ है, एक गीत है जो आपके जहन को हल्का करता है और याद दिलाता है कि हम सब इस बढ़ती हुई कहानी के मुसाफिर हैं। द नाइट लाइब्रेरी। फिलोसॉफिकल खात्मा। शायद जिंदगी का असल मतलब भी यही है, ना सिर्फ सवाल करना, बल्कि उस सुकून को महसूस करना जो हर जवाब के बाद दिल में उतरता है। कायनात के राज हमेशा तमाम नहीं होंगे, हम हमेशा और खोजेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस खोज का असली हुस्न ये है कि ये हमें हमेशा क्यूरियस, हमेशा जिंदा रखता है। और रात के इस लम्हे में ये क्यूरियोसिटी खुद एक दुआ बन जाती है। सुकून भरी दुआ। तो दोस्त, अब वक्त है कि तुम अपने दिल और दिमाग को सुकून दो। सांस को आहिस्ता करो, आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारा वजूद कायनात के बढ़ते हुए रक्स का एक हिस्सा है। कल फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ, एक नए सफर पर। द नाइट लाइब्रेरी हमेशा यहीं होगा, तुम्हारी रातों को सुकून देने के लिए। तब तक ख्वाबों में डूब जाओ और कायनात के सुर्ख, नीले और खामोश राज तुम्हें अपनी गोद में ले लें। शब बखैर, ख्वाबों भरी नींद मुबारक हो और याद रखो, तुम भी एक सितारा हो जो अपनी रोशनी से कायनात की कहानी लिखता है। द नाइट लाइब्रेरी।